नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, उन सब के लिए आज हमारा पॉडकास्ट सुनना और उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज कोई उम्र ऐसी नहीं है जिसमें कोई इंटरनेट यूज़ ना करता हो, और जब इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड और इंटरनेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी को 10 साल का एक्सपीरियंस है एमएनसीज कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और जो इनकी नॉलेज है ये उसको सब लोगों को बताना चाहते हैं ताकि वो एम्पावर हो सकें। क्योंकि ये इनका मानना है कि हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी नॉलेज साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता ही होनी चाहिए, और इसीलिए ये तैयार हुए हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो विवेक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो साइबर सिक्योरिटी चुनी, जो ये लाइन चुनी है, आपने कैरियर चुना है, तो कैसे आपकी इच्छा हुई कि मैं ये कैरियर चुनूं, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, दरअसल हुआ ऐसा था कि मैं इंजीनियर हूँ, आईटी इंजीनियर हूँ, और बैकग्राउंड में मैंने बीटेक किया है। तो दरअसल हुआ ऐसा था कि बीटेक के टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कोडिंग के भी, नेटवर्किंग के भी, साइबर सिक्योरिटी के भी। तो उस टाइम में हमारे एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। तो वो हमें पढ़ाने एक टीचर आए थे। तब उन्होंने हमें इस तरीके से गाइड किया था कि ये चीज़ है क्या। उससे पहले तक हमें नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तब उन्होंने गाइड किया हमें कि ये इस तरीके से होती हैं चीज़ें, और इसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर मेरे को पता लगा कि जब ऑब्ज़र्व करके देखी कि भाई एक छोटा सा लिंक या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर किसी बड़े से बड़े वीआईपी पर्सन को भी कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, और हम उसे किस तरीके से बचाएं। तब मेरे को मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट जागा मेरा वहाँ से। फिर आगे आगे मैंने इसकी पढ़ाई करी, तब आगे आगे बढ़ती चली गई चीज़ें। तो बीटेक के दौरान आपको हाँ जी, ये लगा कि हाँ जी। और दूसरा ये था कि मेरा उतना कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट इस वाले फील्ड में मेरे को बहुत अच्छा मज़ा आने लग गया था। और अगर जो काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, और उसमें अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो, तो आप उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। जी 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 जी। तो आप ये बताइए कि जो कैरियर के शुरुआती सफ़र में आप एक आज की तारीख में आप वहाँ से निकल करके मेरठ से आप सीधा मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इसका क्या कोर्स हैं, उन कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा रोड मैप बताएंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सके कि अगर वो अपना कैरियर इस लाइन में बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसमें करियर के बिहाफ पे बात करें तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्टैंड आउट करने के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मेरठ में ही देखें, मेरठ में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और केवल एक मेरठ शहर को ही ले रहे हैं हम तो उस हिसाब से, बाकी पूरे कंट्री में कितने सारे सिटीज़ हैं और कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे फिर स्टूडेंट्स जाएंगे। बट आप उन स्टूडेंट्स में कैसे स्टैंड आउट करेंगे? अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट और आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आपको कुछ ना कुछ बाकी लोगों से स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब उन सर्टिफिकेशंस में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस की ना लोगों को नॉलेज ही नहीं रहती। फ्री भी रहते हैं कुछ सर्टिफिकेशंस, और कुछ सर्टिफिकेशंस चार्जेबल बेस पे भी रहते हैं, और कुछ जो चार्जेबल बेसिस वाले रहते हैं वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो कोई सर्टिफिकेशन इंडिया में किया और आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे वो मान्य नहीं होगा। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी में जो कि आपको ये सर्टिफिकेशंस कराती हैं, और वो मीन्स कंट्री में आप कहीं भी चल जाएं, मीन्स कंट्री क्या, वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाएं, आपको सब जगह वो अच्छे से रहेगा वो सर्टिफिकेशन। तो आपको उन सर्टिफिकेशंस पर भी ध्यान देना चाहिए, और उसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं।
जैसे फ्रेशर्स के लिए अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं, उसके बाद अगर आपको ये 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको 10+ ईयर्स का या 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए अलग सर्टिफिकेशंस है। तो अगर आप वो सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप बाकी लोगों से स्टैंड आउट करेंगे। अगर जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल आई एम सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, जबकि उस चीज़ का जो जनरली मींस पेपर रहता है वो 20,000 समथिंग का रहता है, बट इस टाइम वो फ्री चल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए क्यूरियस हैं कि आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप के सर्टिफिकेशन देख सकते हैं और ये आपके करियर के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। चलो ये तो थोड़ी रोड मैप की बात हो गई। अगर मैं ये पूछूं, जैसे आप इस कैरियर में आए तो जो चैलेंजेस आए हैं आपको इस लाइन में कभी, कि कुछ इस तरह के जो थोड़ा सा लोगों को पता चले? जो देखिए चैलेंजेस का ये रहता है कि साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि एज अ फ्रेशर जॉब लेना। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर फ्रेशर किसी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी हैंडल करने जा रहे हैं तो आपको एज अ फ्रेशर कोई नहीं लेगा। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आप उस कंपनी को सिक्योर कर रहे हैं और आपको खुद ही अगर पता नहीं है चीज़ों के बारे में तो आप कैसे सिक्योर कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उस चीज़ के लिए ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए और फ्रेशर के लिए वो टास्क बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। और तो चैलेंज कुछ नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज है तो चैलेंज समाप्त, वरना हाँ, चैलेंज ही चैलेंज है। और दूसरा चीज़ ये जी और दूसरा चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए, आपको स्टैंड आउट करना है, आपको कुछ सर्टिफिकेशन करने जिससे आप कंपनी में कन्वे कर सकें ये चीज़ को कि देखो मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि लंगड़ा जब तक लंगड़ा नहीं माना जाता जब तक उसके पास कागज नहीं है कि मैं लंगड़ा हूँ। जी 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 तो ये रहता है। और दूसरा एक जो फन वे वाले में देखें तो हर कोई एक चैलेंज ये हो जाता है लोगों को समझाना कि मैं काम क्या करता हूँ। जब साइबर सिक्योरिटी का नाम आता है तो हर बंदे के दिमाग में आता है सर क्या आपकी इसकी फेसबुक आईडी हैक कर दोगे या उसका आप इंस्टाग्राम हैक कर दोगे, सबका ये वो रहता है। अब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम हम किसी का हैक नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन खुद से कोई गलती नहीं करेगा। क्योंकि फेसबुक को हैक करना, कि बड़े लेवल पे हैक करना, फेसबुक ने भी हमारे जैसे हज़ारों इंजीनियर अपने ऑफिस में बिठा रखे हैं और वो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो इंजीनियर्स हायर करते हैं वो क्रीमी लेयर के इंजीनियर्स होते हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि एकदम से वो चीज़ हैक कर दे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग कर पाते हैं लेकिन वो अलग तरीके से होते हैं कि किसी का पासवर्ड पता कर लिया किसी तरीके से, कि कोई लिंक शेयर किया, किसी ने कुछ लिंक पे, फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया, वहाँ से कुछ डिटेल्स मिल गई, उस तरीके से पता लग जाते हैं। बट अगर कोई ये कहता है कि मैंने फेसबुक हैक कर दिया, इंस्टाग्राम हैक कर दिया, तो वो झूठ है, वो ऐसा नहीं होती चीज़ें। ठीक है। बाकी तो हमने देखा है कि बहुत कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में कि एक बंदा है और उसको किसी विलेन ने या किसी हीरो ने उसको उठा लिया और उठाने के बाद उसको ले गए और उससे कहा हैक कर, और वो बेचारा ऐसे करता है फटाफट फटाफट वो सब कुछ ढूंढ लेता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो सब मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको अपने मोबाइल का खुद का भी पासवर्ड चेंज करना है ना, उसमें भी आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। और वो एक बंदा 5 सेकंड में नासा की वेबसाइट हैक कर देगा, इसरो की वेबसाइट हैक कर देगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं होता। और ये जो बीमारी है ये बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं है, ये हॉलीवुड की फिल्मों में भी यही बीमारी है। जी जी जी, सब जगह जगह ऐसा दिखाएंगे ना, तो वो ये देखते हैं कि ये बंदा बैक एंड के लिए काम करता है, फ्रंट एंड के लिए काम करता है, डेटाबेस के लिए काम करता है, नेटवर्किंग के लिए काम करता है, वो ये नहीं देखते। बस उसको बंदा अच्छा कंपनी में काम करता है तो इसको उठा लो हैक कर लेगा, और उसको उठा कर ले जाते हैं और वो हैक कर भी लेता है। ये कमाल की बात है। तो अगर एक पर्सन इतने इजी तरीके से कोई चीज़ हैक कर पा रहा है, हाँ। तो फिर जो बाकी के इंजीनियर हैं वो तो मतलब कुछ है ही नहीं। और दरअसल जो ये फिल्म्स वगैरह में यूज़ होते हैं और जो स्क्रीन्स वगैरह भी दिखाते हैं वो प्रैंक वेबसाइट्स होती हैं। अवेलेबल भी हैं गूगल पे, सिम्युलेटर बोलते हैं उन्हें, कोई भी जाके उन्हें एक्सेस कर सकता है। प्रैंक होते हैं वो, मतलब वो अगर आप उन्हें एक्सेस भी कर रहे हैं तो वो किसी को कोई हार्म नहीं करते। तो जब आप ऐसी सीरियस मूवी देखने जाते होंगे कभी, तो वो तो आपको कॉमेडी लगती होंगी। जी जी जी, हंसी आती है कि यार ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। कि कहीं के कैमरे हो जाती हैं चीज़ें हैक, बट जिस तरीके से वो दिखाते हैं ना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ में कंप्लीट टीम्स लगती हैं, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है, महीनों की मेहनत रहती है, इस तरीके से पता लगते हैं। और इवन ये ही नहीं,
अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आपको भी किसी भी वेबसाइट में एक छोटा सा भी कुछ इशू अगर मिल जाए ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और बड़ी वेबसाइट में अगर आप एक छोटा सा भी अगर इशू पता लगा लेते हैं ना कि इसमें ये कमी है, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट वो वेबसाइट वाले ही खुद पे कर देंगे। इसे बोलते हैं बग बाउंटी। बग बाउंटी बोला जाता है इसे, मीन्स कि अगर आप कोई बग फाइंड आउट कर रहे हैं और उसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का बाउंटी देते हैं, आपको पैसा देते हैं और बहुत अच्छा पैसा देते हैं। अभी इंडिया के ही एक पर्सन है, शायद बिहार के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने फेसबुक में ही कोई एक छोटा सा बग फाइंड किया था तो उन्हें कुछ अराउंड करोड़ में पैसे दिए थे उन्होंने। तो ये लोगों को जो इतनी आसानी से हैक कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिला, इससे तो अच्छा डायरेक्ट रिपोर्ट कर देंगे अगर छोटा सा बग भी मिला। और ऐसा नहीं है कि ये आईटी इंजीनियर्स या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ कमी या कहीं पे कुछ, तो आप भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छा पैसा कमाने का ऑप्शन मिल सकता है उस चीज़ में। और एज अ करियर भी देखते हैं लोग कि कुछ लोग की जॉब वॉब नहीं करते, अपना यही काम करते हैं कि दिन रात बैठे हुए बस किसी ना किसी वेबसाइट में कमी ढूंढते रहते हैं। और जहाँ उन्हें मान लीजिए एक साल में भी अगर एक कमी छोटी सी किसी वेबसाइट में मिल गई तो उनका पूरे साल का निकल गया। तो अब तक जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है उसमें मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड वालों को खास तौर से कहना चाहता हूं कि पब्लिक के सामने थोड़ी सी रियलिटी दिखाओ, मजाक करना बंद करो। ये बहुत ही 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है जिन्होंने बताया है कि ये एक मजाक की तरह है ये, तो कम से कम पब्लिक के साथ मजाक मत करो और ढंग की फिल्में बनाओ। ये ठीक बोला ना? जी कह सकते हैं, बट वहाँ से भी थोड़ा सा देखिए, जिसे पॉजिटिव वे में लेनी है चीज़ें वो हर चीज़ पॉजिटिव वे में ले लेता है, जिसे नेगेटिव वे में लेनी है वो नेगेटिव चीज़ पकड़ता है। अब इसमें ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है कि यार ये इसने कितनी जल्दी कैसे हैक कर लिया, तो वो बच्चों को गलत मैसेज दे रहा है। बट इस चीज़ में पॉजिटिव एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि एक ये साइबर सिक्योरिटी के करियर के लिए भी मोटिवेट करता है लोगों को, अगर वो सही तरीके से इसे ले रहे हैं। बट क्या होता है, जिस तरीके से दिखाया जाता है कि ये हैक कर लिया, कैमरा हैक कर लिया, कहीं पे कुछ हैक कर लिया, वो एज अ मिसयूज़ अगर आप दिखाते हैं ना तो वो चीज़ गलत है। जी जी जी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लोगों की सबसे बड़ी साइबर मिस्टेक आपको क्या लगती है? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे जो अच्छी चीज़ है साइबर सिक्योरिटी में कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अब क्या होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हमारे नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, सबसे बड़ा इशू जो करते हैं हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर से हो चाहे कहीं से भी हो, और हम देखते भी नहीं है कि हम उसे क्या परमिशंस दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई वेबसाइट आपने मीन्स कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी अपने मोबाइल में, मान लीजिए वो कुछ आपकी फ़ोटो एडिट करने की है, पैन कार्ड पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं कभी किसी के। देखिए, आपकी अगर कोई फ़ोटो एडिट करने की एप्लीकेशन है, हाँ जी, और वो अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रही है जी, तो उसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की नीड क्या है? सही बात है, कुछ भी नीड नहीं है। हाँ। वो क्यों मांग रही है कॉन्टैक्ट डिटेल्स? ऐसे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स की कोई देने की नीड ही नहीं है। अगर इस तरीके से आपको जिस चीज़ के लिए जो चीज़ चाहिए वो अगर आप दे रहे हैं सोच समझ के तो सही है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेती हैं। बहुत बार आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते समय कि आपने किसी का नंबर सेव किया अपने मोबाइल में और उसकी आईडी आपको पीपल यू मेनू में दिखाई देने लग जाती है। वो क्यों दिखाई दे रही है? उन्हें क्या आज सपना आ गया कोई कि आपका फ्रेंड बन गया है? तो वो जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करी हैं वो वहाँ से वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल उठा रहे हैं और उसके थ्रू वो कर रहे हैं। और ये हमें लगता है कि कॉन्टैक्ट डिटेल ही तो लिए, इससे कुछ इफेक्ट थोड़ी हो रहा है जी। बट आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई छोटी सी शॉप ओपन कर रखी है आपने, या कोई आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है, या फिर आप किसी आईटी जॉब में, या फिर आप किसी और तरीके की जॉब में, हर जगह आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो किसी को भी कोई भी परमिशन दें, कोई भी लिंक क्लिक करें तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए वो चीज़ें। ठीक है। और आप एक बात और बताइए कि लिंक तो ठीक है, लिंक तो नहीं करना चाहिए हाँ किसी को क्लिक, लेकिन कई बार ऐसा देखा, इवन आरबीआई ने भी काफ़ी एड्स चलाए थे कि भाई ओटीपी शेयर ना करें। जी।
तो ये कितना खतरनाक है ओटीपी शेयर करना? देखिए, ओटीपी तो कभी शेयर करना ही नहीं चाहिए। इवन आरबीआई या फिर आपके बैंक से भी बोला जाता है कि चाहे अगर कोई बैंक पर का पर्सन भी है, तब भी अपना ओटीपी आपको किसी को शेयर कभी नहीं करना है। कभी भी आप अपना ओटीपी, कोई भी अपनी पर्सनल ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है, वो किसी को शेयर नहीं करनी है। ये बहुत, चाहे आप पूरा अकाउंट डिलीट हो सकता है? अकाउंट क्या, आपके पता भी नहीं आपके साथ क्या क्या हो सकता है। लोगों को लगता है कि खाली पैसे की रिक्वायरमेंट है, केवल आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका पैसा ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्या मतलब इससे, मतलब पैसे के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है मुझे? पैसे के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल, कि इलेक्शंस हुए, अभी किसी दूसरी कंट्री का सुनने में आया था कि उन्होंने सारी डिटेल अपने कंट्री के लोगों की, अब जैसे एक फेसबुक पे चला था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक कि फेसबुक पे एक है ना, पहले ही आते थे क्विज़ वगैरह बहुत आते थे, हम उस पर क्लिक करके फेसबुक में एप्लीकेशन में और क्विज़ वगैरह के आंसर देने लग जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से आपकी सारी डिटेल उठा ली। अब वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीजेपी को फेवर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको बीजेपी के अगेंस्ट की पोस्टें दिखाने लग जाएंगे उस पर। अच्छा अच्छा, उस तरीके से वो आपको 10 चीजें बीजेपी के बारे में बुरी दिखाने लग जाएंगे। तो आप, हाँ, कई फेसबुक सोशल मीडिया हैक हो जाते हैं और कई बार मैसेज आते हैं कि भाई मेरा हैक हो गया है। अगर कोई इस तरह का मैसेज आता है तो मत मानना है कि ये मेरा मैसेज है। कई बार इस तरह के मैसेज वो क्या होता है कि उसमें भी मल्टीपल वेज है, मीन्स मल्टीपल तरीके हैं जिन तरीके से वो चीज़ होती है। उसमें पहला तरीका क्या है कि आपने फेसबुक अपनी चलाई और कहीं ऐसी जगह चला ली, कहीं किसी को आपका पासवर्ड मिल गया। एक तो तरीका ये हो सकता है। वो फिशिंग लिंक्स वगैरह होते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आपने कोई लिंक क्लिक किया, आपका पासवर्ड चला गया, वहाँ से कर लेते हैं। उसके अलावा अभी एक ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कि क्या करते थे, आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, आपने अगर एक्सेप्ट कर ली और अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट ओपन है फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, पहली चीज़ तो ये है कि आपको किसी अननोन पर्सन की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है, अगर रिक्वेस्ट वगैरह आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स का लॉक रखना चाहिए कि आप नहीं चाहते कि फेसबुक पे आपके कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट है जो कोई और देखे। क्योंकि होता क्या है, वो आपके फ्रेंड लिस्ट देख के, मान लीजिए आप उनके फ्रेंड बन गए फेसबुक पे, अब क्या करेंगे, वो आपकी नाम की, आपकी फ़ोटो की एक नई ईमेल आईडी बना लेंगे, मीन्स नई आईडी बना लेंगे, फेसबुक आईडी, और फिर जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास उसकी रिक्वेस्ट है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको मैसेज करते हैं कि यार मेरे को वो बड़ा अमाउंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट बोलेंगे तो अब वो फंस जाएंगे, लेकिन आपको कहेंगे इतने की रिक्वायरमेंट है कि यार मैं वहाँ फंस गया, मेरे को 5,000 रुपये सेंड कर दे। आप सोचेंगे 5,000 रुपये तो इतना बड़ा कोई अमाउंट भी नहीं है, आपका फ्रेंड है, कोई खास है, आप सेंड कर देंगे। मेरे को आए हैं इस तरह के, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। हाँ, तो वो इस चीज़ में क्या है प्रिकॉशन, कभी भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले उसे उसके नंबर पे कॉल करके उससे बात कीजिए। अगर जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पर्सन ही है वो, फिर उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कीजिए, किसी और के नाम वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र मत कीजिए। 99% चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने अभी सोशल मीडिया की बात करी, तो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ही है आम पब्लिक। तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है कि बचा, वो ये जो आपने बताया कि कम से कम जो फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे तो सब फॉलो ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फेसबुक पे आपका वो भेजा जाता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट, और यूट्यूब पर भी सब सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये जो आपने बताया केवल फेसबुक के लिए, राइट? फेसबुक के लिए भी है, और लेकिन ये जो यूट्यूब का फ्रॉड है वो क्या है, वो किस तरह से? देखिए, यूट्यूब का अलग होता है, इंस्टाग्राम का अलग है, फेसबुक का अलग है। फेसबुक का जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम में भी आप अपना अकाउंट को प्राइवेट रखिए। लोगों को क्या आदत होती है कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, मेरे इतने ज़्यादा वो, लेकिन फॉलोअर्स के लिए तो वो यूट्यूब पर है, फॉलोअर्स नहीं होंगे तो उनका यूट्यूब का फायदा क्या है? यूट्यूब का अलग मोटिव है। यूट्यूब का क्या रहता है कि पहले हम इंस्टाग्राम का देखते हैं। देखिए, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक अपना पर्सनल अकाउंट, जो बड़े लोग हैं वो एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, एक अपना पब्लिक अकाउंट बनाते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है ना,
आपको पहली बात तो उनका पता ही नहीं होगा। जैसे जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं या फिर बड़े लोग हैं जो भी वीआईपी लोग, वो अपना एक पर्सनल अकाउंट अलग रहता है उनका, इंस्टाग्राम फेसबुक का भी, और वो हम लोगों को पता नहीं होता। एक रहता है जनरल अकाउंट जिसमें सब लोग फॉलो करते हैं और उस पर वो रैंडम चीज़ें डालते हैं और उस पर दुनिया है, उस पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उनका अपना पर्सनल वाला है ना, उसे वो प्राइवेट रखते हैं। उस पर जो नॉन लोग होंगे केवल उन्हीं वही लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस तरीके से चलती है। अब आपने बोला यूट्यूब पे कैसे होता है कि यूट्यूब पे पहली चीज़ तो हर कोई पर्सन आजकल यूट्यूब पे चैनल बनाने लग गया है, बट आई डोंट थिंक कि हर किसी को उतना रिस्पॉन्स मिलता है। जिन्हें रिस्पॉन्स मिलता है उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। उन्हें भी अपना क्या रखना चाहिए कि जैसे हर यूट्यूब अकाउंट के साथ एक ईमेल आईडी होती है, कि एक ईमेल आईडी से होता है हर यूट्यूब अकाउंट भी। जी जी जी। और आप यूट्यूब डिटेल्स में ही अपनी ईमेल आईडी भी देते हैं एक। जी। वो दोनों ईमेल आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ओके। जो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रहे हैं लोगों को कि हमें रीच आउट करें, वो ईमेल आईडी कोई सेपरेट ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे आप YouTube यूज कर रहे हो उससे अलग होनी चाहिए। ओके। और अगर हो पाए तो दोनों को अलग अलग जगह से एक्सेस कीजिए अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है ज़्यादा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को कि जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं और उन्होंने धोखे में देते ही नहीं डिस्क्रिप्शन में, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, उनसे कोई मतलब हाँ, वो बच सकते हैं। हाँ, लेकिन उस केस में क्या है कि यूट्यूब पे तो मैसेज वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन है ना उसमें आपने फेसबुक लिंक दे रखा होगा या फिर इंस्टाग्राम लिंक दे रखा होगा, उसमें लोग मैसेज करने लग जाते हैं। हाँ। और गलती से अगर आपने मैसेज की कोई इमेज भी ओपन कर ली, अच्छा। मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपने उसमें फेसबुक की डिटेल दे रखी है और उस फेसबुक की डिटेल में आपने अपने चैनल का नेम या फिर जो भी है यूट्यूब का फेसबुक के आपके पेज का लिंक दे रखा है। मैं आपके फेसबुक पेज के लिंक पर गया, मैं मैसेजेस में गया, मैंने मैसेजेस में आपको एक ऐसी इमेज भेज दी जिस पे अगर आपने वो इमेज को, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, क्यूरियोसिटी उतनी वो नहीं रहती, कि क्यूरियोसिटी रहती है ओपन करने की कि क्या भेजा है किसी ने। अगर आपने उसे इमेज को भी क्लिक कर लिया ना, आप इनडायरेक्टली अपने चैनल का पूरा एक्सेस उन्हें दे देंगे। जी 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 जी। तो आपको वो चैनल का एक्सेस ना जाए, इसलिए पहली चीज़ ये है कि थोड़ी सी सतर्कता अपनाएं। जी जी, सावधानी रखनी चाहिए। हाँ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो सब ठीक है, लेकिन जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फ्लिपकार्ट है और अमेज़न से वगैरह से लोग करते हैं, तो ये सेफ है? देखिए, ये सेफ है। अच्छा। ये अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो सेफ है, बट कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा सेफ है या? देखिए, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा सेफ है, ऑनलाइन भी सेफ है, बट अगर आपने कुछ अपनी तरफ से गलती करी तो वो आपको लिए हार्मफुल हो सकता है। बट आज भी लोगों को ये है कि कैश ऑन डिलीवरी आएगा तो मेरे सामने सामान रहेगा, मैं सामने पैसा दे रहा हूँ, हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट लोगों को मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई ऑनलाइन मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब क्या रहता है कि जैसे ऑनलाइन में आपने कुछ गलती करी तो आपके साथ कुछ इशू जाएगा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह ये तो हो गई हैं बड़ी वेबसाइट्स जी। इशू वहाँ आता है जैसे इंस्टाग्राम पे आपके पे कोई आप एक्सेस कर रहे हैं रील्स, और उसमें आपको कोई वेबसाइट का होता क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक भी आपकी सारी आवाज़ें सुनती हैं, आपकी सारी डिटेल्स ले रही हैं। तो होता क्या है, अमेज़न फेसबुक में भी कि अमेज़न फेसबुक कह रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम और फेसबुक भी आपकी सारी आवाज़ें सुनती हैं कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बोल देता हूँ अगर अपने मोबाइल के सामने कि मेरे को लैपटॉप एक परचेज़ करना है, मेरे को एक लैपटॉप परचेज़ करना है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने पे लैपटॉप के एड्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो वो हमारी परमिशन ले रखी है, ऑडियो सेटिंग्स की परमिशन, वीडियो सेटिंग्स की परमिशन वो ले रखी है उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से हमें एड्स दिखाई देने लग जाते हैं फिर लैपटॉप वो तो उसी एल्गोरिथम में काम शुरू हो जाता है, उस एल्गोरिथम पे काम शुरू हो जाता है। वहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। उससे बड़ा इशू ये है कि अगर वो कोई फेक वेबसाइट हुई, क्या होता है जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर आती हैं लिंक्स वगैरह कि आप यहाँ से परचेज़ कर लीजिए चीज़, यहाँ से परचेज़ कर लीजिए, वो फेसबुक अमेज़न की मीन्स अमेज़न और इनकी नहीं रहती हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह की, वो रहती हैं रैंडमली किसी और वेबसाइट की जो कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा। कई बार क्या होता है, ऐसी अननोन वेबसाइट्स पर जाके शॉपिंग करना वो रिस्की हो जाता है। अननोन वेबसाइट्स भी बहुत आ गई हैं मार्केट, बहुत आ गई हैं।
तो इसमें भी क्या रहता है कि अगर आप कर भी रहे हैं तो आप लिंक चेक कीजिए कि वो HTTP की जगह HTTPS हो। HTTPS मतलब ये कहाँ चेक होना है? लिंक में जब आप कोई भी वेबसाइट होती है उसके आगे URL पे? यस, www डॉट से पहले कुछ HTTP या HTTPS लिखा होता है। नहीं, HTTPS वो तो प्रोटोकॉल हो गया। हाँ जी, ये HTTP तो सभी वेबसाइट में होता है। नहीं, सभी में नहीं SSL नहीं होता है, बाकी हाँ, तो SSL जो रहता है वो होना चाहिए, सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी क्राइटेरिया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि HTTP वाली वेबसाइट हैक करना बहुत आसान होता है। अच्छा। वो हो सकता है कि वो वेबसाइट सही हो बट उसे ही किसी और ने हैक कर रखा है। ठीक है। अब थोड़ा सा बैंकिंग फ्रॉड के बारे में बात करते हैं कि आजकल बैंकिंग फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। तो जो नेट बैंकिंग होती है या UPI ट्रांजैक्शन होती है उसको आप, वो सेफ है? यस, वो सेफ हैं अगर आप कुछ अपनी तरफ से गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे आप अपनी तरफ मैं से तो भीम ऐप यूज़ करता हूँ। हाँ, सेफ गवर्नमेंट की है। हाँ जी, सेफ हैं वो। हाँ। लेकिन आप उनमें क्या लोग दरअसल गलती करते हैं कि जैसे हैकर्स जो अभी एक वो चला था, एक फ्रॉड चला था, उसमें क्या करते थे कि आपको रिक्वेस्ट करते थे मनी के लिए रिक्वेस्ट करते थे और आपको लगता था उस पर्सन ने सेंड किया आपको। रिक्वेस्ट और पे के दो अलग ऑप्शंस होते हैं किसी भी UPI प्लेटफॉर्म पे। आपको उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आप पे कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं। पे और रिसीव दोनों चीज़ एक बार चेक कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, OTP शेयर नहीं करना चाहिए कभी भी। जब आपने OTP शेयर किया तो मतलब काम खराब, आप गए। OTP शेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी लिंक शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता नहीं है किसी लिंक के बारे में। अभी मेरी एक रिलेशन में, उनके साथ क्या हुआ था, ये हमारा गैस का बिल आता है ना, तो गैस के बिल के लिए एक लिंक शेयर कर दिया उन्हें। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मैं थोड़े, क्योंकि बार बार OTP की बात आ रही है। जो कई सारे जो स्टोर होते हैं वो कार्ड देते हैं। फिर वो कार्ड जब आप कुछ भी सामान खरीदने जाओगे तो वो उस कार्ड को चलाते हैं, उसी स्टोर का कार्ड होता है वो। फिर वो OTP पूछते हैं, वो सेफ है? देखिए, अब OTP में भी मतलब वो उन्हीं का कार्ड है, उनके स्टोर का कार्ड है, वो केवल इसलिए चलाते हैं, नंबर बनते हैं उसमें। तो वो उस नंबर बढ़ाने के लिए वो अपने कार्ड चलाते हैं, तो उसका हम OTP दें, वो सेफ है? देखिए, उसका भी ऐसा रहता है कि बैंक का जो OTP आता है ना, हाँ। उसका नेम का भी फॉर्मेट रहता है। हाँ, ये बैंक का नहीं है, ये स्टोर का जो कार्ड होता है उसका है। स्टोर वाला आप शेयर कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन है ना, उसमें भी आपको कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा। कि जैसे किस नेम से आ रहा है। हाँ, वो तो उसी नाम आएगा स्टोर का, उसके स्टोर का नाम आ रहा है या फिर वो तो थोड़ी चीज़ें अपने लेवल पे हर पर्सन चेक कर सकता है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपनी डेली बेस में क्या कर रहा है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आजकल पब्लिक में जो कैफ़े चलते हैं, जो एयरपोर्ट, जो पब्लिक में काफ़ी इंटरनेट यूज़ करने का चलन है। कैफ़े काफ़ी लोग फ्री में इंटरनेट वाईफाई देते हैं, और एयरपोर्ट पर, तो वो सेफ़ है? पब्लिक वाईफाई का ये रहता है कि जो पब्लिक वाईफाई रहते हैं वो सेफ़ नहीं है। अच्छा, नहीं है वो? नहीं है पब्लिक वाईफाई सेफ। और सारे इंजीनियर्स तो वहीं बैठ के एयरपोर्ट पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो VPN यूज़ करते हैं। हाँ, VPN यूज़ करते हैं। हाँ, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी अपना कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं या फिर कोई मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सजेशन यही रहता है कि वो पब्लिक वाईफाई से ना करें। जी। बट अगर आपकी कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको पब्लिक वाईफाई से ही यूज़ करना है वो, तो आप उसके लिए कोई VPN यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। ये प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिए, अगर आप प्रिकॉशंस छोटी लेते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। अगर आप ये छोटी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा इशू हो सकता है कभी ना कभी, राइट? जी। क्या एंटीवायरस अब भी ज़रूरी है, या लैपटॉप और डेस्कटॉप पर आजकल इनबिल्ड सिक्योरिटी आती है वो काफ़ी है? देखिए सर, अगर हम बात करें इनबिल्ट सिक्योरिटी की, तो इनबिल्ट सिक्योरिटी आपको वायरस वगैरह से बचा सकती है। कि जैसे किसी में वायरस आया आपके यहाँ लैपटॉप में, तो उनसे कुछ हद तक बचा सकती है। बट क्या होता है कि जो आप एंटीवायरस वगैरह या एंटीवायरस से अपर वर्जन के सॉल्यूशंस होते हैं, EDR, XDR, उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो वाइड लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो केवल वो आपको वायरस से नहीं बचाएगा, और डेली बेसिस पे नए वायरसेस आते हैं।
डेली बेसिस पे, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि डेली न्यू वायरसेस आ रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एंटीवायरस की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स पे जाएंगे तो वो केवल आपको वायरस से भी प्रोटेक्ट कर लिया मान लीजिए, लेकिन वो और चीज़ें प्रोवाइड नहीं करने के। जैसे आपके एंटीवायरस होते हैं वो एंटी फ्रॉड लिंक्स भी से भी मीन्स फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप अगर कोई अच्छा एंटीवायरस यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई गूगल पे भी कुछ लिंक सर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें ग्रीन टिक रेड टिक बना हुआ आ जाता है कि ये वेबसाइट सही है, ये वेबसाइट सही नहीं है। तो आप उस तरीके से भी, यही नहीं कि आप वायरस से बचाएगा, वो और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे कोई मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मनी ट्रांजैक्शन को भी सिक्योर कर देते हैं एंटीवायरस वगैरह, जो कि इनबिल्ट सिक्योरिटी नहीं करती। तो आपको एंटीवायरस EDR XDR लेना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, डेटा अकाउंट हैक हो गया किसी का, तो उसको सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए? हाँ, डेटा मीन्स हैकिंग, अकाउंट हैक हो गया है, मान लीजिए एक अकाउंट हैक हो गया है, अब मान लीजिए बैंक अकाउंट हैक हो गया है। मैं बैंक अकाउंट की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए बैंक अकाउंट अगर हैक हो गया है तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने पासवर्ड चेंज कीजिए। पासवर्ड चेंज करने के बाद उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए कि मेरा ये अकाउंट में कुछ इशू हुआ है। तो आप पैसा वापस आ सकता है? पैसा वापस आ सकता है अगर आपने सही समय पे एक्शन लिया तो। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपका अभी आज पैसा गया और आप 3 दिन बाद जाग रहे हैं। अगर आपने तुरंत जैसे ही कुछ इशू हुआ और आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, आपने साइबर क्राइम को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो अगर आपके अकाउंट से किसी और अकाउंट में भी चला गया है ना, अगर वो कैश निकाल लिया गया है तो कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन अगर वो किसी और के अकाउंट में भी गया है ना, तो वो उस अकाउंट को भी फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, हैकिंग में कैश भी निकल सकता है? हाँ, क्यों नहीं निकल सकता। कैश में, कैश इन द सेंस कि वो किसी अब जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास तो, मैं कहता हूँ कि आपके पास ATM तो होगा, ATM का नंबर बता दो। यूँ कहते हैं मैं ATM भी नहीं रखता, मेरे पे अकाउंट ही नहीं है। वाह, क्या बात है। उनका बहुत लोग तो ऐसे, वो ज़्यादा सिक्योर है। वो सिक्योर नहीं है। वो भी क्या होता है, उन्हें ये भी नहीं पता उनके नाम से कोई और कुछ कर रहा होता है। अब हाँ, जैसे वो बुक तो कराते होंगे ना, वो जो मैनुअली बुक कराते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। व्हाट्सएप पर भी आ गया है। अब देखिए टेररिस्ट अटैक वगैरह जब भी होते हैं, कुछ भी जो वो सिम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं सिम, वो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके नाम से सिम चल रहा है। हाँ, सही बात है, इतने सारे कहाँ से आ गए मोबाइल नंबर, ये तो है। अब तो है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता उनके नाम से सिम चला रहा है कोई और। हालांकि अब तो ये भी एक फीचर आ गया है, ये भी आपको सबको अपना चेक करना चाहिए कि आपके अकाउंट से कितने सिम चल रहे हैं। ये तरीका है जानने का? हाँ जी। कैसे जान सकते हैं? आधार कार्ड का एक वेबसाइट है, अगर आप इवन गूगल पे भी लिख देंगे कि हाउ मैनी नंबर्स आर रनिंग फ्रॉम माय आधार नंबर। अच्छा, तो आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट है .gov जरूर देखा करिए, अगर है ना कोई इस तरीके की वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है बताया? वेबसाइट का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट आप अगर जनरली ऐसे भी डालेंगे कि आई वांट टू चेक माय मीन्स हाउ मैनी नंबर्स आर रनिंग फ्रॉम माय आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड से कितने हाँ, हाँ, तो वो उसमें दिखा देता है, और वहाँ से आप उन नंबर्स को क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा, परमानेंटली क्लोज करा सकते हैं आप उन नंबर को। ये अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि ये मुझको भी नहीं पता था, और इस तरह का मैं भी आज चेक करूंगा जाकर के। करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, कई बार ये होता है कि कोई पुराना नंबर था, वो हमने सिम कहीं छोड़ दिया, या फिर हो जाता है कई बार, तो कोई और यूज़ कर रहा होता है आपका सिम, या फिर ये जो मोबाइल वाले होते हैं जो जहाँ से हम सिम परचेज करते हैं, कई बार ये भी वो करते हैं धोखाधड़ी। जी जी जी, ये भी करते होंगे। हाँ, तभी तो आप अपना खुद का, ये चीज़ अवेयरनेस वाली है, ये लोगों को नहीं पता रहती। रहना चाहिए, ये तो मैंने हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। हालांकि अब थंबप्रिंट वगैरह सब चीज़ लेते हैं सिम से पहले, लेकिन फिर भी मान लीजिए क्या होता है, किस तरीके से होता है, आप कोई सिम लेने गए,
आपके थंबप्रिंट आपने एक बार लगाया तो पर्सन कह देगा यार सही से नहीं आया, ये एक बार और लगा दो। आपने 2 बार लगा दिया, आपने सिम लिया एक सिम और को किसी और को दे देंगे वो। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि पहली बात आप अपने आधार कार्ड से देखिए आपके आधार कार्ड से कितने सिम चल रहे हैं, और वहाँ पर ऑप्शन भी होता है डायरेक्टली उन नंबर्स को क्लोज करने का। आप उस पर रिक्वेस्ट रेज कर देंगे, वो सिम अपने आप ही बंद हो जाएगा अगर आप नहीं चला रहे हैं तो। मतलब अगर आप अपना मोबाइल चेक नहीं करते हैं कि कितने मोबाइल आपके आधार कार्ड पे चल रहे हैं, तो हो सकता है आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और एक हमारा आधार कार्ड से बना हुआ मोबाइल आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो। राइट जी, होता है, बहुत बार होता है, और इसी तरीके से करते हैं वो। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तान से कोई आ गया, या कोई नेपाल से, चाइना से, या फिर कोई बांग्लादेश से, कहीं से भी किसी कंट्री से कोई आ गया है पर्सन, और उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, इवन इंडिया के भी पर्सन के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी डालते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से सिम लेते हैं। जी जी जी। अब आपके पास जो फेक कॉल्स आ रही हैं, आप उन पर सर्च करके देख लीजिए, जिस पर्सन वो सिम कहीं ना कहीं से किसी और का यूज़ कर रहे होते हैं। जिस पर्सन को पता भी नहीं होता कि उसके नाम से सिम चल रहा है। पुलिस ढूंढती रहेगी उन्हें, पुलिस उस पर्सन को जाके पकड़ती है। हाँ। उस पर्सन वो कहता है जी मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता, मैं कॉल क्या करूँगा किसी को। जो ये वही होते हैं जिन्हें ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये वही लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन आप हैं तो आप ज़रूरी हैं, आपको अपने साइबर सिक्योर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, वरना आप अगर कोई गलती नहीं भी कर रहे ना तब भी आपको पुलिस ले जाएगी, किसी और की गलती के लिए सज़ा आपको भुगतनी पड़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों और स्टूडेंट्स को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रीन टाइम कम रहना चाहिए बच्चों का। स्क्रीन टाइम कम रहना चाहिए बच्चे का। क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है बच्चों का तो पेरेंट्स को पता भी नहीं रहता किस टाइम वो क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है पेरेंटल कंट्रोल, हर मोबाइल में और वैसे भी नहीं, आप पेरेंटल कंट्रोल की बात कर रहे हो, बहुत सारे माँ बाप तो खुद ही दे रहे हैं मोबाइल खरीद के उन्हें। हाँ, खुद देते हैं मोबाइल खरीद के, लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर्स आते हैं पेरेंटल कंट्रोल वाले। अगर आप पेरेंटल कंट्रोल वाले सॉफ्टवेयर अगर डाल देते हैं मोबाइल में तो बच्चा आपका क्या कर रहा है वो आपको यू कैन सी। हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं कि उसने आज क्या क्या एक्सेस किया, उसने कोई गलत वेबसाइट्स तो हैक नहीं करी, वो मतलब एक्सेस नहीं करी। क्योंकि पर ये तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ही करेगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा देखा है कि पेरेंटल कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, बच्चा अभी 7वीं 8वीं में ही आया है और उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े मोबाइल दिला दिए, आईफोन वगैरह उनको दे दिए कि जा बेटा, तो मुझे ही लगता कि वो लोग इतना सोचेंगे कि इसमें पेरेंटल कंट्रोल लगाएं ना लगाएं, जब मैं कह रहा हूँ देने की ज़रूरत ही क्या है। ये सबसे पहली बात मैंने यही तो बोली कि ना स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए बच्चे का। अगर बच्चा गेम खेलने दीजिए बच्चे को, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, आप उस बच्चे के साथ बैठिए वहाँ पे खेलने, तो 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे को आपको पता रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर आप बच्चे के साथ खुद बैठ के गेम खेल रहे हैं, हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, और खुद गेम खेलो उनके साथ, वेरी नाइस। हाँ, कि आपकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपको पता रहेगा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ अच्छी होगी तो बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो बच्चे बता नहीं पाते। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ये पति पत्नी आपस में पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं? यस, और करते भी हैं, करते भी हैं। पति पत्नी तो सबसे ज़्यादा छिपाते हैं जी, इंस्टाग्राम भी छिपाएंगे, व्हाट्सएप भी छिपाएंगे जी, हैं, और उनका नहीं लगना चाहिए पेरेंटल कंट्रोल। मुझे लगता है आजकल माता पिता को ज्यादा जरूरी हो गया है, बच्चों का कम हो गया है, माता पिता जो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का मुझे लगता है उनका ज्यादा जरूरी है। जी, हस्बैंड वाइफ का भी क्या रहता है कि हस्बैंड वाइफ का भी आपस में सबसे पहली वो ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बट सबसे पहली चीज़ है लॉयल्टी। अगर आप लॉयल नहीं है, क्या होता है, इस चीज़ की भी छोटी छोटी चीज़ों से पता लग जाता है। पेरेंटल कंट्रोल मीन्स इस टाइप के कंट्रोल से ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई पर्सन, अब जैसे मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ का फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहता है। नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना मोबाइल छुपा रहा है, आपको स्क्रीन नहीं देखने दे रहा, क्यों भाई?
हस्बैंड वाइफ के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं कि जो छुपाने वाली हो। अगर आप मोबाइल छुपाते हो दैट मीन समथिंग रॉन्ग। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप मोबाइल छुपा रहे हैं, स्क्रीन छुपा रहे हैं, तो वो पति पत्नी समझ जाएं कि अगर पत्नी आपसे मोबाइल छुपा रही है या पति आपसे मोबाइल छुपा रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है ना, या तो आप पेरेंटल कंट्रोल लगा लो, है ना, राइट, और राइट, और दूसरी वरना आप समझ जाओ। हाँ, इवन अब जैसे पासवर्ड्स वगैरह का भी रहता है, हस्बैंड वाइफ को आपस में मोस्टली पता रहते हैं हाँ। कि मेरी वाइफ को मेरा मोबाइल का हालांकि भरोसा होता है, कोई चेक नहीं करता। नहीं, मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आजकल इतने केस खुल के आ रहे हैं, कोई ड्रम में पाया जा रहा है, कोई कहीं पाया जा रहा है। देखिए, तो मुझे उन केसों को देख कर लगता है कि बच्चों से ज्यादा तो पति पत्नी को जरूरत है कि वो जाने कि वो एक दूसरे में चल क्या रहा है व्हाट्सएप पर, है ना। अच्छा, ये बताइए कि आजकल खबरें आती हैं कि कुछ ऑनलाइन गेम्स होते हैं, जो चैट प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल बच्चे करते हैं और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, मजहब उनका चेंज तक कराया गया है। ऐसा भी केस गाजियाबाद में भी शायद हुए थे। जी। तो इस बारे में ये कितना बड़ा खतरा आपको लगता है? देखिए, इस बार ये बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। ये बहुत गलत चीज़ है और इस चीज़ का पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है, बच्चे के बिहेवियर से पता लग जाती है। बच्चा माँ बाप के पास पूरा दिन रहता है, पूरी रात रहता है। माँ बाप के पास पिता नहीं है तो माँ के पास, अगर माता पिता दोनों ही जॉब वाले हैं तो कम टाइम दे पाते हैं बच्चे को, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चे के बिहेवियर का पता होता है, वो बचपन से कैसे चलता आ रहा है। और अगर वो किसी इस टाइप की चीज़ों में लिप्त होता है तो उसका उन्हें पता लग जाता है। मीन्स जनरली बच्चे के बिहेवियर में चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं कि यार इसका कुछ बिहेवियर ऑड हो रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर, मैं फिर आपको टोक रहा हूँ, बात बच्चों की नहीं है, या फिर बात सारी माँ बाप के ऊपर आ जाती है। और आप उनको तो टोकना चाहते हैं, लेकिन जो माँ बाप है वो खुद मोबाइल में लगे हुए हैं, यही कैसे रोकोगे आप? इसीलिए होते हैं ये सारी चीज़ें। अगर माँ बाप मोबाइल पर ना लगे हैं, बच्चों का ध्यान दे, तो ये होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे ये बात बोला था कि अगर आप बच्चे को मोबाइल वगैरह दे भी रहे हैं तो साथ में बैठ के उनके खेलिए उसमें ही। हाँ, सिंपल सी बात है, उन्हें पता लग जाएगा क्या हो रहा है। ब्रेन वॉश किसी की हिम्मत है कोई करके दिखा दे किसी के नहीं बच्चे कर सकता। को? पहले जो जॉइंट फैमिलीज रहती थी, हाँ, जॉइंट फैमिलीज में इस टाइप के इशू कम होते थे। हाँ, क्योंकि क्या रहता था, कोई ना कोई साथ में होता था बच्चे के, चाहे माता पिता हों, चाहे दादा दादी हों, चाहे चाचा चाची हों, कोई ना कोई बच्चे के आसपास रहता था। मतलब कहने का ये है कि पेरेंटल कंट्रोल की जगह जो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, जिसमें बच्चों को मोबाइल के अलावा और बहुत सारी चीज़ें उनको घर में उनके दादा दादी कहानी सुनाते थे। वो जो लाइफ थी, वो जो व्यवहार था, वो जो बच्चों की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत अच्छी थी जी। कहीं ना कहीं पेरेंटल कंट्रोल, ये सब चीज़ें ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही हैं। हम सॉफ्टवेयर से बचाना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर से ही बचाना चाहते हैं, ये उस तरह की बात हो गई जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो समाज है जो बिखर रहा है, पति बच्चों की तो बात छोड़िए, बच्चे अलग जाके वीडियो गेम खेल रहे हैं, माताजी अलग जाके व्हाट्सएप चैटिंग कर रही हैं, पिताजी जो हैं अलग जा कर के फेसबुक पे लगे हुए हैं। तो ये जो है ये व्यवस्था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये व्यवस्था थोड़ी ठीक हो तो आई थिंक इन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बिल्कुल बच्चों के लिए कहा। खास तौर से बात कर रहा हूँ मैं, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें ये रहता है कि बच्चे पर आपकी रहना चाहिए ध्यान। आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जॉब, आपका पैसा, सब चीज़ सेकेंडरी हो जाती है अगर आपका बच्चा ही सही नहीं जा रहा है डायरेक्शन में। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। जॉब वगैरह, जैसे कुछ कहते हैं कि फेमिनाइन लेडीज़ को जॉब करने से नहीं रोक रहा कोई नहीं है, ना किसी मेल को ना किसी फीमेल को, लेकिन आपके लिए आपका बच्चा भी उन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अजनबी लोग बच्चों से दोस्ती करके उनको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में लेकर आते हैं, तो ये भी वही बात हो गई जो अभी हम बात कर रहे थे। हाँ जी, ये वही बात हो गई कि किसी बच्चे को, जैसे हमें ना बाहरी दुनिया में भी, डिजिटल में भी नहीं, बाहरी दुनिया में भी कहते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना। किसी स्ट्रेंजर से, बच्चों को भी नहीं बड़ों को भी बोलते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से कुछ खाने पीने की चीज़ ना ली जाए। उसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में भी ये कहा जाता है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात ना की जाए, किसी भी स्ट्रेंजर की बात ना सुनी जाए। लेकिन जब वो अपना हो जाता है कोई, तो स्ट्रेंजर लगता कहाँ है? वो स्ट्रेंजर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो स्ट्रेंजर ही रहता है, स्ट्रेंजर ही अपना लगना शुरू हो जाता है। वो तो बाद में होता है ना, क्योंकि वो इस तरीके से कन्विंस करता है। इसे ये हनी पॉट वाला जो चीज़ है, हाँ। हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े
मीन्स फौजियों के साथ तक हुई हैं ये चीज़ें। हाँ हाँ, कि जैसे कोई मेल है, उसे किसी फीमेल ने कांटेक्ट किया और यहाँ से मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं ट्रैप में। हाँ, हनी ट्रैप बोलते हैं उसे, हनी ट्रैप में। हाँ, कि उसने वो अजनबी अपना लगने लगा है। तो वो कोई लड़की है, वो आपसे बात करेगी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, हैं। जी 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 जी। तो वो अजनबी के लिए सबकी खोज रहती है, कोई अजनबी बन जाए, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार, अच्छा नहीं, कोई नहीं, आप बताइए जी। तो मैं वही बोल रहा था कि हनी ट्रैप वाली चीज़ें भी यही हैं। हाँ। आप बच्चों की कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेट की दुनिया से बहुत सावधान। राइट। सरकार और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई जा सके? देखिए, सरकार बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन चीज़ों में, चाहे आप इंडिया में देखें चाहे किसी और कंट्री में देखें। अब जैसे इंडिया में अब जागरूक होने लगी है सरकार भी। सरकार पहले कुछ एक्शंस लेती ही नहीं थी, बट अभी भी जिस लेवल पे लेने चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं, उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं। जैसे पहली चीज़ ये है, स्ट्रिक्ट साइबर लॉज। अगर साइबर लॉ स्ट्रिक्ट होंगे कि लोगों को, मैं इस चीज़ में एक चीज़, आप तो खैर टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार को ये नहीं, क्योंकि बच्चों की बात चल रही थी, क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि 18 साल से पहले आप बच्चों को मोबाइल ही ना दो? देखिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं, उनके कम से कम इंडिविजुअल मत दो। हाँ, ये हो सकता है ना? क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सर्दी पड़ गई। भाई आप 18 साल की उम्र के बाद स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हो जी, उसी तरीके से 18 साल के बाद आप मोबाइल आप बैन क्यों नहीं कर सकती सरकार? कर सकते हैं, लेकिन कहते भी हैं, लेकिन उस तरीके से पेरेंट्स को भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार घर जाकर थोड़ी देखेगी, सरकार तो गाइडलाइंस, थोड़ा सा गाइडलाइन डाल सकती है ये चीज़। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ में बोला भी गया है कि 16 साल से पहले कम उम्र के बच्चे अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाएंगे। कुछ कंट्रीज़ में है ये चीज़, इंडिया में नहीं है ये। इंडिया में हमारे पेरेंट्स ही, बच्चा 1 साल का भी नहीं हो उससे पहले उसकी ना इंस्टाग्राम अकाउंट बना देते हैं, ब्लॉग बनाने लग जाते हैं कि भाई ये देखो मेरा बच्चा भी खेल रहा है, ये वो कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी तो उससे पहले जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये पेरेंट्स ही जिम्मेदार तो ना है, तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा वैसा हो गया। जी जी जी, है ना? बाकी तो टेक्निकल बातें तो हैं, ठीक है, हर चीज़ की एक टेक्निकल बातें होती हैं, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें कम काम करती हैं। वहाँ पर शायद व्यवहार उनके साथ क्या है, माँ बाप का, वो किस तरीके से उनकी परवरिश है। आई थिंक मेरी जो सोच है, मैंने वो बस आपको थोड़ा सा। देखिए, एक दूसरी चीज़ ये है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर माँ बाप हैं तो अगर एक बंदा स्ट्रिक्ट है तो दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए बच्चे के साथ, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट हैं और उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो वो शेयर नहीं कर पाता। नहीं, अगर वो बच्चा के साथ स्ट्रिक्ट हैं, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं? मान लीजिए 2 माता पिता 2 जने हैं, तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा खुल के कुछ भी बात कर पाए अगर उसके साथ कुछ इशू हो। तभी तो माँ बाप अच्छे माने जाएंगे। जब बच्चा खुल के बात नहीं कर रहा है तो माँ बाप अच्छे ही नहीं है। हाँ जी। तो एक पर्सन कम से कम फैमिली में ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा खुल के बात, कुछ भी अपना इशू है, क्योंकि बहुत सारे इशूज ऐसे रहते हैं जो हमारी इंडियन फैमिलीज में बच्चे शेयर ही नहीं कर सकते माता पिता से। कुछ सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है या कुछ इस टाइप का टॉपिक है। जैसे अभी एक वो चल रहा था सेक्सटॉर्शन वाला मीन्स केस, उसमें क्या होता था क्राइम कि बच्चे, किसी के पास भी एक वीडियो कॉल आती थी, आपके पास वीडियो कॉल आई रैंडमली किसी नंबर से, आपने देखा नंबर किसी का वीडियो कॉल आ रही है, आपने बिना सोचे समझे वो उठा ली वीडियो कॉल। सामने कोई न्यूड लड़की होगी और आपको दिखाई देगी वो ऐसे, आपकी और उसकी वो वीडियो बन गई है। अब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि इतने पैसे दे दो वरना तो ये पब्लिक कर देंगे हम। इस केस में अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद समझदार होंगे तो आप जागरूक होंगे तो आप नहीं देंगे पैसे। बट अगर आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको कोई आंसर करने वाला नहीं होगा, तो ऐसे केस में फंस जाते हैं लोग और उन्हें पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। डराने के लिए पुलिस के कॉल भी आते हैं, डराने के लिए पुलिस कॉल्स आ जाएंगे, या फिर और भी बहुत सारी, साइबर अरेस्ट होता है कि आपको कॉल मीन्स इसके बाद आपके पास एक कॉल आएगी, एक पुलिस की ड्रेस में एक पर्सन बैठा होगा, वो कहेगा आपने ऐसा ऐसा किया है, अभी आपके घर पे पुलिस आ रही है, पुलिस का सायरन बजाने लग जाएंगे कि बस हम निकल गए हैं, अभी आ रहे हैं आपके घर पे।
हड़बड़ी में पर्सन पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस चीज़ के लिए पहली बात तो इग्नोर कीजिए इन्हें कि भाई आपको जहाँ शेयर करनी है कर दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, हमारे साइबर क्राइम नंबर है, हमारी साइबर क्राइम वेबसाइट है, 1930 नंबर है साइबर क्राइम का। डायरेक्ट अगर आप 112 नहीं मिला रहे हैं तो 1930 पे ट्राई कीजिए, वो डायरेक्ट साइबर क्राइम नंबर है, वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए इस टाइप की चीज़ों की। अगर आप बोल नहीं सकते, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यार सामने कौन पर्सन होगा, उसे कैसे बताऊंगा, तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इनसे साइबर क्रिमिनल से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी अगर आपको किसी तरीके से डराते हैं तो डायरेक्टली उनसे बहस करने की जगह, उन्हें उल्टा सीधा बोलने की जगह या उनसे डरने की जगह उनका कॉल कट करके उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। सबसे आसान तरीका ये है। कुछ लोग ज़्यादा वो दिखाते हैं कि लड़ने लग जाते हैं उनसे, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैंने ये भी सुना था कि इस तरह के जो केसेस हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं भारत के जिनको कंबोडिया में हायर किया गया और उनसे ये कार्य कराए जाते हैं, उनको बंधुआ मजदूर बना करके। क्या ये सच है बात? जी, सुनने में आई थी, अभी लास्ट ईयर ये बात हाँ, आई थी। कुछ कंबोडिया का चला था कि कंबोडिया वगैरह जो इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, अभी जो ये डिजिटल वाली चीज़ें हैं वो एकदम से एक्सपेंड हुई हैं, बट उस टाइप के वहाँ पे साइबर लॉज नहीं हैं अभी भी। उनकी साइबर अवेयरनेस, साइबर लॉज वहाँ के नहीं हैं। और तो क्या करते हैं, वो वहाँ से अटैक करते हैं, मीन्स वहाँ से कॉल्स आती हैं, वहाँ से चीज़ें आती हैं। अब जो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ से नंबर होगा इंडिया का, कॉल आ रही है कंबोडिया से और वो आपको हार्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये बात कहाँ तक सच है कि वहाँ पे एक काफ़ी चाइना का बहुत बड़ा गैंग है जो वहाँ काम कर रहा है कंबोडिया में, और वो हायर करता है बाकायदा यहाँ से इंजीनियर्स को। अब वो चले जाते हैं नौकरी के चक्कर में और उसके बाद उनको केवल खाने दिया जाता है, उसके अलावा उनको एक तरह से कैद कर लिया गया है। तो ये घटना आई थी न्यूज़पेपर्स में, तो ये सही है या क्या? देखिए, मतलब इसके बारे में थोड़ा जैसा हमने बताया अभी कि ना, ये कंफर्म नहीं हुआ था। कुछ वीडियोस आई थी, कुछ चीज़ें आई थी कि कंबोडिया में इस तरीके से लोगों के साथ किया गया, बट उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन वो हमें इफेक्ट करती है क्योंकि उनका टारगेट सबसे ज़्यादा इंडियन ऑडियंस रहती है, जो इलिटरेट पर्सन है, मींस जो गंवार हैं बट पढ़े लिखे गंवार। मींस पढ़े लिखे गंवार मींस जिन्हें आईटी की नॉलेज नहीं है, जिन्हें ये साइबर क्राइम की नॉलेज नहीं है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। और उनका क्या रहता है कि मान लीजिए एक पर्सन है कोई, उसने अगर दिन में 50 जनों को कॉल करी, 49 जने नहीं फंसे, लेकिन अगर एक पर्सन भी फंस गया दिन का, पूरे दिन का अगर एक पर्सन भी फंस गया और उससे अगर केवल 5,000 रुपये का भी फ्रॉड हो गया, महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। जी, पूरी कंपनी चल रही है, पूरी कंपनी चल रही है, पूरी आपको मैंने एक जगह पढ़ा है कई बिलियंस में है। हाँ, जो हर साल इनका टर्नओवर है कंपनीज का। जी, है ना? जी, यही है। और ये क्या होता है कि अब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बड़ी कंपनीज को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं करते, क्योंकि बड़ी कंपनीज अपने पास बहुत सारी तरीके की सिक्योरिटी लगा के रखती हैं, उन्हें हार्म करना टफ है। तो वो क्या करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स जो रहते हैं वो या तो छोटी कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल पर्सन को, उन्हें टारगेट करते हैं। बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनीज, क्योंकि छोटी कंपनीज हैं, मान लीजिए उनके पास इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के टूल्स नहीं होंगे, तो उन्हें हैक करना, उन्हें हार्म पहुंचाना, उनके ऊपर कोई रैंसमवेयर अटैक करना, ये टाइप से करना वो आसान है, बजाय कि हम बड़ी कंपनीज़ को देख रहे हैं, अगर जो MNCs को देख रहे हैं, क्योंकि MNCs बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी यूज़ कर रही होती हैं। ये रहते हैं, इजी टारगेट ढूंढते हैं वो। इजी टारगेट भी उनके भी क्या टारगेट रहते हैं, या तो बच्चे, इंडिविजुअल में भी या तो बच्चे या फिर बूढ़े। जो यंग जनरेशन के रहते हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन वालों को थोड़ा पागल बनाना टफ है, बच्चों को या बूढ़ों को पागल बनाना थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। जी। अच्छा, एक बात और पूछनी है आपसे, जो वानाक्राई पेटिया के बारे में आपने सुना होगा जी। अगर ऐसी घटना भारत में बड़े पैमाने पर हो तो क्या भारत के सिस्टम कितने रेडी हैं इससे निपटने के लिए? देखिए, वानाक्राई एक रैंसमवेयर था और जो नोटपैड था वो एक अलग टाइप का अटैक था। चलिए नोटपैड की कहानी सुनाते हैं आपको। एक अटैक हुआ था
बोलते हैं कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक वो होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर करती है उस कंट्री को हार्म पहुंचाने के लिए। तो इसे जो नोटपैड है इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बोला जाता है और कहा जाता है कि ये रशिया ने किया था। कहा जाता है, अभी इसकी कोई कन्फर्मिटी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रशिया ने किया था, लेकिन ये हुआ यूक्रेन पे था। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि रशिया ने ही किया होगा ये। तो क्या किया था उन्होंने, यूक्रेन के सारे सिस्टम्स, मीन्स मान लीजिए यूक्रेन में माइनस में टेम्परेचर हो, मान लीजिए आप माइनस में टेम्परेचर में हैं और आपकी लाइट चली जाए और लाइट ना आए काफ़ी टाइम तक और बर्फ़ गिर रही है बाहर, तो ऐसे में क्या हालत होगी? अरे हालत ख़राब हो जाएगी, बंदे सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने क्या किया था, आज के टाइम में जिस तरीके से हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, उसी तरीके से आज के टाइम में हमें साइबर सिक्योर होने की भी ज़रूरत है। उसी तरीके से आज के टाइम में हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी भी नीडेड है। अब मान लीजिए उन्होंने बिजली के सारे टावर्स, जो बिजली के जो सोर्सेज हैं, सिस्टम्स हैं, वो हैक कर लिए और उन्हें बिजली, मान लीजिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर दी। इलेक्ट्रिसिटी पे केवल यही नहीं सोची क्या क्या चीज़ डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम की ऐसी नीड है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना तो आपके खाने पीने की चीज़ें भी इफेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पूरी डाउन कर दी थी यूक्रेन की नोटपैड अटैक में। अब आप सोचिए कि एसी वेसी सब खत्म, तो बर्फ़ का टेम्परेचर माइनस में, हाँ, तो वहाँ तो हालत ख़राब हो गई होगी, लोग मर गए थे। हाँ, और केवल उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बड़े बैंक्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ऐसी चीज़ों पे अटैक किया था। और नोटपैड क्या क्या होता है, रैंसमवेयर का आपने नाम लिया था। रैंसमवेयर में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अटैक करती है सिस्टम्स पे और सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देती है। एनक्रिप्ट मीन्स कि आपके सिस्टम पे ताला लगा दिया और आपका डेटा सारा उसके अंदर है, उस पर ताला लगा दिया कि आप जब तक मेरे को इतना पैसा नहीं दोगे तब तक मैं ओपन नहीं करूँगा उसे। ब्लैकमेलिंग हो गई, ब्लैकमेलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग। हाँ, साइबर ब्लैकमेलिंग होगी जब तक आप, हालांकि रैंसमवेयर अटैक में भी कंप्लीट डेटा नहीं आता, लेकिन कुछ हद तक डेटा मिल जाता है। बट ये जो नोटपैड वगैरह होती है उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो टारगेट ये है कि वाइप कर देना सब चीज़। हाँ, उन्होंने सब चीज़ वाइप कर दी। अब आप कुछ भी करते रहिए, आपका डेटा गया, सब कुछ डाउन। अब आपको उन्हें रिकवर करने में, तो ये भी तो रैंसमवेयर अटैक ही है ना, नोटपैड रैंसमवेयर अटैक नहीं है। रैंसमवेयर होता है, रैंसमवेयर मीन्स रैंसम, जिस पैसा मांगने वाला अटैक होता है रैंसमवेयर। अच्छा अच्छा, रैंसम मतलब फिरौती। मुझे लगा ये नाम है तो वो एक टाइप हो, चलो ठीक है। हाँ, और रैंसमवेयर मतलब कि रैंसम अगर आप दे दोगे उन्हें तो वो आपका डेटा को डिक्रिप्ट कर देंगे, आपको दे देंगे आपका डेटा। तो ये तो नोटपैड उन्होंने जो भी किया और उसके बाद वो पैसा मांग सकते हैं कि हम इसको अगर वो पैसा मांगते हैं तो वो उसमें आ गया रैंसमवेयर अटैक में। बट उन्होंने पैसा नहीं मांगा था, उन्होंने लॉक नहीं किया था। रैंसमवेयर में डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने लॉक नहीं किया था, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया था सारा डेटा। और जो ये वानाक्राई है ये भी ये वानाक्राई रैंसमवेयर है। अच्छा, वानाक्राई इज अ टाइप ऑफ रैंसमवेयर। उन्होंने डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उसमें फिर वो पैसा मांगते हैं कि आप इतना पैसा दे दो। आपकी स्क्रीन पे ना एक, ये कहाँ हुआ है? ये तो नोटपैड तो किया है इसने, रसिया ने यूक्रेन पर। ये कहाँ का है? कहते हैं ये जो नोटपैड तो होता है कि कहते हैं रशिया ने किया था यूक्रेन पर, बट वो भी पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। और सेम ये जो रैंसमवेयर वाला है वानाक्राई है, ये तो अभी तक ढंग से पता ही नहीं कि किसने किया था और कहाँ किया था। ये तो आजकल बहुत सारे हैकर्स ग्रुप अपना रहे हैं। हाँ, और कहीं पर भी करते हैं वो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए। जी जरूर, लास्ट में, है ना जी। आप ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी टूल में से आप कौन सा टूल सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसके आप बिना रह नहीं सकते? ऐसे तो जी बहुत सारे हैं, बट XDR होता है, एक एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। उससे क्या होता है कि आपको पूरे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसका पता लग जाता है एक छोटे से रिपोर्ट के जरिए। तो XDR मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अभी के टाइम के लिए। आपकी लेट नाइट जब आप कभी काम करते हैं तो सबसे पसंदीदा पार्टनर कौन है, चाय या कॉफ़ी? देखिए, कभी कभी मैं चाय ले लेता हूँ, बट मैं दोनों को प्रेफर नहीं करता जब आप डेडिकेटेडली काम कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर एक चुनना हो तो? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चुनेंगे इस चीज़ में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को स्टिल होने चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ मस्ट।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी है तो वो उसके लिए भी कुछ कीलॉगर की स्टोकर टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनसे वो हैक किया जा सकता है कि किसी मशीन में डाल दिया, वहाँ पे अगर आप टाइप कर रहे हैं, कहीं आपने बाहर अगर किसी साइबर कैफ़े वगैरह में यूज़ किया अपना पासवर्ड, तो वहाँ से वो ईज़िली पता लगा लिए जाते हैं। बट अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो वो ईज़िली कोई पर्सन हैक नहीं कर सकता। ठीक है, मॉर्निंग में सबसे पहले कौन सा ऐप चेक करते हैं? मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं अपने ईमेल्स चेक करता हूँ, क्योंकि ऑफिस वर्क इज़ मस्ट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ ईमेल्स रात में भी आए हुए ऐप होते हैं। कौन सा चेक करते हैं? ऐप का देखी जाए तो ऐप तो व्हाट्सएप ही देखते हैं कि वो पहले ईमेल वगैरह चेक कर लिए, फिर व्हाट्सएप पे कि किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं डाल रखा जी। तो व्हाट्सएप चेक करते हैं। फिर मैं सोशल नेटवर्क पे इतना वर्क नहीं करता कि सोशल नेटवर्क या व्हाट्सएप पे मीन्स इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत कम चलाता हूँ, तो सुबह उठते ही तो देखना मीन्स रेयरली होता है ऐसा, बट मेजरली व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्या क्या आ रखे हैं या फिर मेरे अपने ऑफिस के ईमेल्स, वही मेरा पहला वो रहता है। ठीक है। पब्लिक वाईफाई कभी यूज़ किया है या स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं? किया है, और मजबूरी कहीं भी बन जाती है। जैसे अभी आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जैसे जम्मू में वैष्णो देवी, या फिर आप अंडमान चले जाइए, इन जगहों पर नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप वीपीएन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके। कि आप अगर वीपीएन के साथ यूज़ कर रहे हैं और अगर आप अपनी कुछ मींस बैंक के ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तो सही ठीक है। हाँ। ठीक है। डार्क वेब ओवर हाइप्ड या रियल खतरा? रियली खतरा है डार्क वेब, क्योंकि सारे क्राइम्स वगैरह सब चीज़ डार्क वेब के थ्रू होती है। डार्क वेब पे अभी भी जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे क्राइम्स अभी भी चल रहे हैं डार्क वेब पे, जो कि हमें लगता है खाली फिल्मों में दिखा दिए जाते हैं, वो रियलिटी है डार्क वेब पर। बैंकिंग फ्रॉड रोकने का सबसे आसान टिप एक लाइन में? एक लाइन में बोले तो ओटीपी अपने शेयर मत कीजिए कभी भी। गुड। सेफ गेमिंग के लिए आपकी पहली सलाह पेरेंट्स को? पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए और अपने बच्चों के साथ गेम खेलिए। अगर आपको बच्चों के लिए एक गेम डिज़ाइन करना हो तो उसका नाम क्या होगा? गेम डिज़ाइन करना डोंट शेयर स्क्रीन समथिंग, आपने क्या बोला था पहले कि ज़्यादा उनको स्क्रीन टाइमिंग का रहता है, बट मैं ऐसा रखूँगा कुछ कि हैक दी हैकर। अच्छा। कि हैकर को ही हैक कीजिए। अभी एक ना वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें जैसे ये लोग रहते हैं कि उसमें क्या था, एक बीपीओ टाइप बना रखा था लोगों को कॉल करके परेशान करने के लिए, मतलब लोगों को फ्रॉड करने के लिए। अब उन्होंने एक ऐसे पर्सन के पास कॉल कर दिया था, उस पर्सन ने उससे ही बता दिया उनके यहाँ के कैमरे वगैरह हैक करके कि तुम यहाँ से कॉल कर रही हो और तुम्हारे पास इतने इतने लोग बैठे हैं। वो खुद डर गई। तो ऐसा होता है। ठीक है। वानाक्राई या नॉनपेटिया, कौन सा रैंसमवेयर ज़्यादा डेंजरस लगा आपको? पेटिया ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि रैंसमवेयर में कुछ अमाउंट पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको अगर आप उन्हें रैंसम दे रहे हैं, बट पेटिया के केस में वो वाइप आउट ही कर देते हैं सब चीज़, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं अपना डेटा। डीप फेक वीडियोज़ एंटरटेनमेंट ज़्यादा या थ्रेट ज़्यादा? ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि डीप फेक होता क्या है, डीप फेक भी अभी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। डीप फेक का मोदी जी ने भी बहुत उठाया था। आया था। हाँ, डीप फेक में क्या किया था, किसी ने मोदी जी का ही डांडिया करते हुए वीडियो बना के बिल्कुल रियल, आपको लगेगा कि मतलब मोदी जी यही डांडिया खेल रहे हैं। हाँ, यही डांडिया खेल रहे हैं। तो वो मोदी जी के पास तक शेयर हुआ था। तो उन्होंने इस पे अपने में ही बोला था ये चीज़ कि अगर सही तरीके से कोई चीज़ यूज़ करी जाए तो वो अच्छा, ये फ़न के लिए यूज़ कर ली तो कह रहे ठीक है, बट इस चीज़ को मिसयूज़ की तरीके से भी यूज़ किया जाता है। जैसे अभी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। मिसयूज़ का क्या, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। एक हीरो हीरोइन पास खड़े होते हैं, उनको वो किस कर लेते हैं, वो करा देते हैं उसी से। तो ये एक तरह से इसका वही तो हो रहा है, गलत तरीके से इसका यूज़ गलत तरीके। वो तो फिल्म में दिखाने के लिए उनकी दोनों की परमिशन से हो रहा है। अभी एक फिल्म चल रही है ना नई जो आई है, उसकी क्या नाम है उसका, श्रीदेवी की लड़की की, और वो उनका चल रहा है। वो दोनों दिल्ली में अपना प्रमोशन करते घूम रहे हैं, उन्हें जहाँ भी साथ खड़े दिखाते हैं वो उनको जोड़ देते हैं साथ में।
तो वो गलत है। हाँ। अगर किसी की परमिशन के साथ कुछ हो रही है चीज़ और किसी को पता है कि भाई ये मेरे को हार्म नहीं करेगी, तब तक ठीक है। बट मान लिया ये बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह का भी, लेकिन बहुत सारे आम लोग होते हैं कि वो किसी आपके घर के एजड पर्सन को किसी और लड़की के साथ आपकी अगर वीडियो बना के शेयर कर दी तो जाए, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। और किसी बूढ़े व्यक्ति को, मतलब वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएगा पर्सन ही, अगर उसने देख ली। सही बात है, एक आदमी की पूरे है ना जी। बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाए गए साइबर अटैक्स आपको ज्यादा कॉमेडी या ज्यादा रियलिटी लगती है उसमें? वो कॉमेडी है वो पूरी। चलो 100% कॉमेडी है वो। जो हैकर्स हैं वो आपके लिए एनिमी है या हिडन टीचर्स हैं वो आपके लिए? देखिए, वो अगर मीन्स टीचर्स ही हैं वो एक तरीके से, कि अगर उनसे आगे चलना है हमें, वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप काम कीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये थे विवेक शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे जवाब हमको दिए और हमको काफ़ी जानकारी नॉलेज मिली, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझको भी नहीं पता थी। जैसे इन्होंने बताया कि आधार कार्ड से हम मालूम कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जा कर के कि हमारे इस आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, और मैं आज ये जा कर के ज़रूर चेक करूँगा। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। हाँ जी। देखिए, नॉन मीन्स इस टाइप से हेल्प करना, लोगों को साइबर अवेयर करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमारी नीड है आज की, कि हम अपना काम तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, लेकिन अपने काम के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे सोशली भी आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो उसी रीज़न वाइज मेरे पास जैसे आप लोगों का कॉल आया कि इस टाइप से हमें करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई, एक एक सिंगल पर्सन को वैसे हेल्प करना किसी की, वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उससे आपकी रीच कम होती है। बट इस तरीके से आपने आज ये किया तो हम डायरेक्टली काफ़ी सारे लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे वो अपने फाइनेंशियली, फिजिकली, सब तरीके से वो सिक्योर रहें। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी।